वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एन स्क्वायर कोचिंग्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग। तो आपने ये पढ़ाई होगा अपना सेकंड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग। तो आपको पता ही होगा थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, ऊष्मीय इंजीनियरिंग। तो ऊष्मीय इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए थर्मल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसीलिए हम इस थर्मल इंजीनियरिंग के कई सारे पार्ट बना लेते हैं और इस थर्मल इंजीनियरिंग को कई सारे पार्ट्स में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको देगा जो भी बेसिक लॉ होंगे थर्मोडायनेमिक्स के, यानी कि ऊष्मा विनिमय के, वो सबसे ज्यादा जो बेसिक लॉ होंगे वो देगा आपको थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम उनका यूज जो करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन जो होगा वो होगा जैसे आपका आईसी इंजन में, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, आपका पावर प्लांट्स में जो भी आपके ऊष्मीय संयंत्र होते हैं उनमें, साथ ही साथ आपका आरएसी जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसमें भी, और आपके हीट एंड मास ट्रांसफर है इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है ये। तो आपके जो थर्मल इंजीनियरिंग है ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसीलिए जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे इसमें कम से कम 30% जो शेयर रहता है वो इसका रहता है थर्मल इंजीनियरिंग का। तो थर्मल इंजीनियरिंग जैसे एसएससी जेईई का हम बात करें तो एसएससी जेईई के अंदर थर्मल इंजीनियरिंग कम से कम 30 से लेकर 40 के बीच में आती है, यानी कि 35 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 30 से 40 के बीच में आपके लाई करते हैं, आपकी थर्मल इंजीनियरिंग आती ही आती है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको पूरे अच्छे से नोट्स भी बनवा सकूं, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं जो भी समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट्स भी मैं आपको साथ के साथ बनवाता जाऊंगा जिससे कि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। अब ये वीडियो उनके लिए है जो जीरो से सीखना चाहते हैं। मैं एकदम हाई लेवल नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल आपको लो लेवल स्टार्ट करेंगे, मतलब छोटे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे और धीरे धीरे आपको सारा जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से हमारा जो नया सब्जेक्ट है। तो हम थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। अब देखिए ऊष्मा गतिकी का मतलब क्या हुआ, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो और प्लस डायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से हम हिंदी में देखें ऊष्मा और गतिकी। तो आप जानते होंगे कि थर्मो का मतलब क्या होता है, ऊष्मा होती है, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है, और डायनेमिक्स का मतलब गतिकी यानी कि चलायमान, यानी कि गतिशील। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा हमारी कैसी है, गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि जो ऊष्मा है, हमारी जो हीट है वो क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है या फ्लो कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है। तो देखिए ये जो आपकी थर्मल इंजीनियरिंग है, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपका अभी से नहीं स्टार्ट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, ये आपका बहुत पुराना चलता आ रहा है। तो देखिए पहले हम इसको नहीं पढ़ते थे। पहले क्या हुआ था, ये जो प्रिमिटिव मानव था, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे कि पहले पत्थरों से शिकार करते थे। आपको पता ही होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो हमारे जो आदि मानव था वो क्या करते थे कि पत्थर लेते थे और पत्थर को मार के जानवर को खाते थे, ठीक है ना, पत्थर को मारते थे, जानवर मर जाता था, उससे खाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे पत्थर मारते थे तो वो पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता था तो उसे चिंगारी निकलती थी। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग अभी भी यही करते हैं, काफी लोग जो आदिवासी लोग होते हैं आग जलाने के लिए। तो जब ये उन्होंने देखा कि आग निकल रही है तो उन्होंने आग जलाना सीख लिया, आग जलाना तो सीख लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस आग का हम यूज कहाँ कर सकते हैं। उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर उसके कई सालों बाद, कई हजारों सालों बाद उनको ये पता चला कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे। तो उन्होंने फिर उसको यूज किया अपना खाना पकाने में, ठीक है ना, मांस को पकाने में, जो भी वो मारते थे फिर वो पका के खाने लगे। अब इसी तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे होता रहा, ठीक है ना। तो ये ऊष्मा गतिकी आपका अभी का नहीं है, यानी कि जो थर्मल इंजीनियरिंग है ये अभी का नहीं है, ये बहुत सालों में जाके ये सब्जेक्ट आपका रेडी हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 साल में स्टार्ट हो गया।
तो हमने क्या किया कि जो ऊष्मा थी तो ऊष्मा का यूज करना सीख गए हम। तो ऊष्मा का जो यूज करेंगे वो किससे करेंगे, हम थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे। यानी कि ऊष्मा का हम गतिशील, यानी एक तो ऊष्मा कैसी होगी, गतिशील होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब कि ऊष्मा क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, तो कैसे फ्लो करती है वो देखिए। तो आप देखिए हर चीज आप देखेंगे, नेचर का एक लॉ होता है कि हर चीज हाई टू लो फ्लो करती है, ठीक है ना, हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। अगर आप कुछ भी चीज देखना चाहें तो देखिए, जैसे अगर आप देखना चाहें पानी अगर आप पहाड़ों पर देखेंगे तो पहाड़ों से पानी हमेशा नीचे आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे से नदी से जाके पानी पहाड़ों में पहुंच गया। तो उसको क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, सही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करती है। तो इसी तरीके से हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स होगा वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप डेफिनेशन देना चाहेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना, एनर्जी इंटरेक्शन। तो स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन की जो भी हमारी साइंस होगी उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा, ऊर्जा। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो जो भी हम ऊर्जा का आदान प्रदान देखेंगे उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आपके नीचे भी आई जाएगी। तो आपको ये इस तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा। अब एनर्जी इंटरेक्शन किसके बीच में, इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में, यानी बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज जा रही है। अब इसी तरीके से हमारा एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब ऊर्जा देखिए, ऊर्जा आपकी दो तरीके की होती है। देखिए ऊर्जा आपकी दो तरीके की होगी। पहली होगी हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, और दूसरी होगी आपकी लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है ना। तो आपकी जो हाई ग्रेड एनर्जी होती है, अब हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है, हाई ग्रेड एनर्जी, देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, एनर्जी का इंटरेक्शन। अब एनर्जी ऐसा नहीं है कि हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो पूरा का पूरा इंटरेक्ट हो जाए, यानी कि हम जितनी चाह रहे हैं उतनी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए। तो देखिए वो एनर्जी, यानी कि हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने में क्या हो, पूरी की पूरी चेंज हो जाए, ऐसा ना हो कि उसमें से थोड़ी सी बच जाए, उसको बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी। और फिर आता है हमारा लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी वो होगी जिसको हम दूसरी फॉर्म में जब चेंज करें तो वो पूरी ना हो पाए, और हाई ग्रेड एनर्जी में पूरी की पूरी हो जाए, सही है। तो देखिए हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी होगी, हाई ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी होगी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पूरी की पूरी चेंज हो सके, उसको हम बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी। और जो लो ग्रेड एनर्जी होगी वो क्या करेगी कि जब हम उसको चेंज करना चाहेंगे, यानी कि एनर्जी का इंटरेक्शन करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे उसको, तो वो क्या होगी, वो पूरी की पूरी चेंज नहीं हो पाएगी, उसको बोलते हैं हम लो ग्रेड एनर्जी। अब हाई ग्रेड एनर्जी की बात करें तो हाई ग्रेड एनर्जी होती है हमारी वर्क, सही है ना। तो ये वर्क भी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी, क्यों, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है, जूल, और जूल क्या होता है हमारा एनर्जी का मात्रा। अब इसी तरीके से लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, लो ग्रेड एनर्जी होती है आपकी हीट, इसका भी मात्रा क्या होता है हमारा जूल, या इसको हम कैलोरी में भी लिखते हैं, तो हम बात यही है। तो देखिए ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो आज से आप याद रखेंगे कि वर्क और हीट दोनों क्या है, एनर्जीज हैं, ठीक है ना, ऊर्जा का एक रूप है। तो देखिए हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या हो, वर्क। जब हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं तो वर्क पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, उसीलिए हम उसको बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें हीट की, तो हीट पूरी की पूरी, जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो हीट पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ हिस्से इसका बेकार चला जाता है। इसीलिए आप देखते हैं एफिशिएंसी हमेशा कम रहेगी जब हम हीट इंजन पढ़ेंगे तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि हीट क्या है, एक लो ग्रेड एनर्जी है, और लो ग्रेड एनर्जी को हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे
यानी कि हीट से वर्क में ट्रांसफर करेंगे तो थोड़ी खराब हो जाएगी हमारी, बाकी की हम यूज कर पाएंगे। तो हमारी हीट हुई लो ग्रेड एनर्जी और वर्क हुई हाई ग्रेड एनर्जी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो एनर्जी इंटरेक्शन यानी कि हम हीट से मोस्टली हम क्या करेंगे, हीट से वर्क में ट्रांसफर करेंगे। तो हीट क्या होती है आपकी, टेम्परेचर चेंज करेंगे। किसी चीज का टेम्परेचर चेंज होता है दो चीजों के बीच में, तो हीट क्या होती है, हीट फ्लो कैसे होती है पहले हम वो देखते हैं। तो हीट हमारी फ्लो कैसे होती है, हीट हमारी फ्लो होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यानी कि ताप विभिन्नता। तो जो आपका हीट होगा वो कैसे होगा, ताप विभिन्नता के कारण फ्लो करती है। हीट हमारी क्या होती है, ताप विभिन्नता के। देखिए हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एक ऊर्जा का प्रकार है, और ये क्या होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, यानी कि ताप विभिन्नता के कारण फ्लो करती है। जैसे अगर आपके पास एक 30 डिग्री के टेम्परेचर पर कोई बॉडी है और आप इसके बगल में कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई और ब्लॉक रखते हैं, तो आप देखेंगे जो हीट होगी वो यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ये भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये क्या होती है, फ्लो करती है किसी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। चलिए अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बात करते हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करती है तो टेम्परेचर क्या होता है, अब आपको टेम्परेचर भी पढ़ना चाहिए कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर क्या है, तो आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर क्या है, यानी कि तापमान क्या है। तो आप जानते होंगे, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं एक डेफिनेशन है इसकी, तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं कि किसी भी चीज के ठंडापन या गर्मपन, यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि हम क्या करें, डिग्री ऑफ, अगर टेम्परेचर को हम डिफाइन करना चाहें तो इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। सही है। अब डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस क्या है, यानी कि ठंडेपन और गर्मपन, यानी कोई चीज कितनी ठंडी है और कोई चीज कितनी गर्म है, ये उसका टेम्परेचर डिफाइन करता है। अब देखिए ये एक रिलेटेड टर्म है, टेम्परेचर एक रिलेटेड टर्म है, यानी कि सापेक्षिक टर्म है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप तापमान आपने देखा, आपने बस क्या करा, उसको छुआ और आपने बता दिया कि ये ठंडी है या गर्म है। देखिए वो डिपेंड करता है कि आप जिस चीज से मेजर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक ब्लॉक है, मान के चलिए ये है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आपने अपना हाथ लिया, आपने अपना हाथ बनाया, आपके हाथ का जो टेम्परेचर वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इस हाथ को इस ब्लॉक पर रखेंगे तो ये आपको गर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब गर्म कब लगता है, जब हीट ट्रांसफर होती है। यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पर, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसमें से जो टेम्परेचर का हीट का जो फ्लो होगा वो होगा नहीं, तो टेम्परेचर आपका दोनों का सेम है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गर्म है या ठंडी है। अब इसी तरीके से अगर यही ब्लॉक हमारा यहाँ रखा हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हम अपने हाथ को, जो कि हमारा हाथ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको हम यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही हम इसके ऊपर रखेंगे इसमें से हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो आप कहेंगे ये चीज गर्म है। तो ये किस वजह से आप देख पा रहे हैं कि भाई ये तो उतने ही टेम्परेचर पर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों है तो सेम टेम्परेचर पर, लेकिन जब हम हाथ रख रहे हैं तो हमें अलग अलग टेम्परेचर लग रहा है। यानी पहले हमें गर्म लग रही थी, दूसरे टाइम पे पहले टाइम पे हमें गर्म नहीं लग रही थी, दूसरे टाइम पे हमें गर्म लगेगी, ठीक है, ज्यादा गर्म लगेगी। तो ये क्या हुआ, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, हीट तो फ्लो होगी, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा आपको पता तो चलेगा, लेकिन टेम्परेचर जो होगा आपका वो कब पता चल रहा है, जब हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आप निकालने के लिए, अगर तापमान की हम बात करेंगे तो तापमान निकालने के लिए दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। सही है, यानी कि ठंडापन, टेम्परेचर का अलग कॉन्सेप्ट है और ठंडापन और गर्मपन का अलग कॉन्सेप्ट है।
तो ठंडापन और गर्मपन जो आपका होता है ये डिपेंड करता है आपका जो ऑब्जर्वर है वो किस टेम्परेचर पर है। तो इसका देखिए फॉर एग्जांपल एक और चीज मैं बताऊंगा आपको कि आपने क्या करा कि धूप में एक लकड़ी की बेंच रख दी और एक लोहे की बेंच रख दी। अब सूरज से भाई एक ही है, जब सूरज एक ही है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन जब आप लकड़ी की चेयर पर बैठेंगे तो वो आपको क्या लगेगी, नहीं इतनी ज्यादा गर्म नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत लग सकती है। लेकिन जब आप लोहे की चेयर पर बैठेंगे तो आप उछल पड़ेंगे, इतना गर्म हो जाता है लोहा। तो उसका रीजन भी यही है कि जो आपका जो लोहा है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। और जो लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो थोड़ी देर में गर्म होती है। तो इसी तरीके से आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस तो है, लेकिन किसी वजह से जब टेम्परेचर आपका चेंज हो तो आपको ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ये क्या है, ये रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। तो अब देखिए टेम्परेचर तो हमें मिल गया कि भाई टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन अब आपने देखा होगा कि टेम्परेचर नापने के भी कई सारे मेजरमेंट्स होते हैं, यानी हम मेजर जो करते हैं टेम्परेचर को वो 2-3 तरीके से करते हैं। तो आपने इसकी यूनिट पढ़ी होंगी। अब कहीं आप पढ़ते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं आप पढ़ते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और कहीं आप पढ़ते हैं केल्विन, सही है। तो ये आपके दोनों तीनों साइंटिस्ट के नाम थे, ठीक है ना, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ये भी आपके साइंटिस्ट के नाम थे, फ़ारेनहाइट भी और केल्विन भी। तो देखिए इन्होंने क्या करा, अपने अपने जो टेम्परेचर मेजरमेंट के डिवाइसेस हैं वो अपने या टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करी। अब इसमें कॉमन क्या था, इसमें इन्होंने हमें, आपने देखा होगा कि हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनको म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं ये लोग। हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं। अब चेंज करते कैसे हैं, तो आपको इसको अच्छे से आप समझना है, क्योंकि टेम्परेचर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरीके से आपको टेम्परेचर का चेंज है, यानी कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो देखिए टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमारा जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे। यानी कि हमने क्या करा, वाटर का यानी कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लिया, जिसको हम बोलते हैं हिमांक बिंदु, और दूसरा हमने लिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम उबलने वाला तापमान। तो हमने क्या करा, एक जो उसका क्वथनांक जिसको बोलते हैं, क्वथनांक भी बोल देते हैं, क्वथनांक। तो एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, एक होगा फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, पानी का। आपको पता ही होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी का सहारा लेके इन्होंने क्या करा, अलग अलग अपने टेम्परेचर का मेजरमेंट दिए और अलग अलग इसकी यूनिट बनी। अब ये बनी कैसे वो देखिए। आपको पता होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में हमने लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। लेकिन अब फ़ारेनहाइट बोले कि नहीं, मैं ये चीज नहीं मानता। मैं क्या मानूंगा कि भाई जो वाटर है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है, ठीक है, यानी कि फ्रीज कर जाता है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा कि जो आपका वाटर होगा वो बॉईल करने लगेगा। अब इसके बाद है केल्विन बोले कि भाई आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, लेकिन हम इससे और ज्यादा चीज ठंडी कर सकते हैं, इससे और ज्यादा चीज ठंडी कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, इसको और नीचे ले गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने माना 273 केल्विन, ये आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए जब 273 है तो 273 से नीचे कुछ ना कुछ होगा, तो आप देखते होंगे भाई 0 केल्विन भी पहुंच जाते हैं हम लोग। तो 0 केल्विन, 5 केल्विन, 6 केल्विन, या माइनस में अगर हम जाएं तो वो अगर डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस में ले जाए तो केल्विन में चला जाता है। तो केल्विन ने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि केल्विन ये कहते थे कि जो ये टेम्परेचर है ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ सकता है। चलिए बात करते पहले केल्विन की, फिर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं बाद में। अभी 273 केल्विन है, और इन्होंने क्या बोला कि 373 केल्विन होगा जिस पर वाटर बॉईल करेगा। तो आप देख सकते हैं भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सिर्फ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212, इसके बाद 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। तो इस तरीके से उन्होंने अपने दिए। अब आप यहाँ से एक चीज देखेंगे कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा
100 का, सही है, 100 यूनिट्स का। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बनेगा 180 जो आपका 180 होगा, 180 का डिफरेंस होगा। और इस तरीके केल्विन में देखेंगे तो इसमें भी कितना का होगा, 100 केल्विन का। अब देखिए इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में चेंज है कि भाई जीरो से हम क्या लिखेंगे, जीरो से हम माइनस लिखना शुरू करेंगे। इसमें हम माइनस में नहीं जाते, केल्विन में माइनस में नहीं आते, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 केल्विन, 0 केल्विन। तो हमारा जो 0 केल्विन होता है, जो 0 केल्विन, तो 0 केल्विन हमारा क्या होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम अटेन कर सकते हैं, यानी कि 0 केल्विन क्या होगा, जिसको हम मिनिमम अटेन कर सकते हैं। 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है, ये सब माना जाता है, ठीक है। तो 273.15 केल्विन के बराबर होता है 0 केल्विन को। तो ये कितना होगा, 2 माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या करा, अब आप देखते होंगे कि इनको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब वो फॉर्मूला बनता कैसे वो देखिए। तो उस फॉर्मूले के लिए आप एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, जिससे कि आप सारे फॉर्मूले जितने भी आप कन्वर्जन होंगे वो आप कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टी, ठीक है, टी माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन टी बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग। इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को रखना है। इस फॉर्मूले में आप इन सबको रखेंगे तो आपका जो कन्वर्जन होगा वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे, अगर हम टी क्या करें, टी यहाँ रखते हैं, यानी कि हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर कोई टेम्परेचर है तो आप यहाँ रखेंगे, माइनस इसका टी फ्रीजिंग कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अपॉन इसका बॉइलिंग कितना है 100, माइनस फ्रीजिंग कितना है 0, इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें हम, माइनस कितना होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, अपॉन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है 212 माइनस 32 जो कि है फ्रीजिंग। अब केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन, ठीक है, माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है 273, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना 373 माइनस 273। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 को माइनस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिएगा तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन 100। एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा जो के होता है, के आपका क्या होगा केल्विन में होगा, सॉरी के आपका डिग्री केल्विन में नहीं होगा, केवल ऑल आपका के ही लिखा रहेगा। तो केल्विन के लिए आप केवल और केवल के लिखेंगे, आप डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, और अगर आप लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें से जो भी इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो इसका हर है, इसमें से हम 20 कॉमन लेके काट दें, ठीक है ना, 20 लेके कॉमन काट दें तो क्या आ जाएगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 नंबर 180, यानी कि 20 से काटेंगे इसको तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन 5। इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन हो जाता है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको एक टेम्परेचर दे दिया और आपसे बोला कि भाई इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो, डिग्री सेंटीग्रेड में देके बोलेगा फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट में देके बोलेगा केल्विन में चेंज करो। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप अपना भी एक बनाना चाहें, आप अपना एक बना सकते हैं। आपने क्या बोला कि भाई हमारा जो 20 डिग्री पे, या मैंने अपना नाम लिख दिया 20N, मेरा नाम नितिन हो सकता है तो मैंने लिख दिया 20N जो आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और 130N होगा, ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये पैमाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप कुछ ही बना सकते हैं। पहले इस चीज को बनाने में थोड़ी दिक्कत थी तो अब इन लोगों को आपने दे दिया कि भाई हाँ आपका एक पैमाना है, लेकिन अब हम नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक लॉ है, उसी पे आपका जो बेसिक फॉर्मूला है उसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बोला अपना बनाना चाहे तो आप लिख सकते हैं n-20 अपॉन
130 माइनस 20 यानी कि n माइनस 20 अपॉन 110। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको अपना कोई इंट्रोड्यूस करना है तो आप अपना खुद का पैमाना यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहले इसकी। तो आपको इस तरीके से मिलता है कि भाई आपका जो फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और फॉरेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड को और फ़ारेनहाइट जो आपके पैमाने होंगे, ठीक है ना, जो भी आपके स्केल्स होंगे, उस पर आपका एक ऐसा कॉमन टेम्परेचर जिस पर दोनों सेम दिखाएं, रीडिंग जो होगी वो सेम दिखाएं, ऐसा टेम्परेचर कौन सा होगा। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें आपको सेम वैल्यू रखनी है। देखिए x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ये आपका क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में, और हम इसको भी हमने फ़ारेनहाइट को क्या होना है सेम ही टेम्परेचर पे होगा, तो x रीडिंग सेम होगी, तो x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप उसको फॉर्मूले में रखेंगे आप सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए x अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 32 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 या 10 और 2 9 या 18, तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस के 160, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका स्केल से दोनों सेम रीडिंग देते हैं। किस पर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि निकाय। ठीक है ना, सिस्टम का मतलब होता है निकाय, थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मागतिकीय निकाय। तो देखिए निकाय हमारा क्या होता है, निकाय की हम बात करें तो निकाय एक डेफिनेट ऐसा रीजन या क्षेत्र, ठीक है ना, एक निश्चित क्षेत्र जिस पर हमारा जो अध्ययन है वो आधारित हो, यानी जिस पर हम अपना अध्ययन करें उसको हम क्या बोलेंगे निकाय बोलेंगे। ठीक है ना, a specified region or space at which our study is focused। तो हमारी जो स्टडी है वो किस पर फोकस्ड है, जिस रीजन पर जिस क्षेत्र पर फोकस्ड है उसको हम बोलते हैं निकाय। तो देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब है कि हम जिस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम उसको पकड़ लें, यानी हम उसको पकड़ने में मतलब हाथ से नहीं पकड़ना है, हमको बस उसके बारे में स्टडी करनी है। उसके अलावा जो कुछ भी है उसके आसपास उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वही हमारा क्या हो जाता है आपका, वही हमारा होता है निकाय, वही हमारा क्या होता है सिस्टम। तो सिस्टम आपका क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जिस पर हमारी स्टडी यानी कि हमारा जो अध्ययन है वो फोकस्ड हो। तो देखिए अगर मान के चलिए मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, जो मैंने ये लाइन की थी इस व्हाइट बोर्ड को छोड़ के मैं केवल इतने पार्ट में देख रहा हूँ कि इसमें क्या कलर है, कितनी गर्म है या कुछ भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम हो जाएगा। तो देखिए सिस्टम, अब सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिस्टम को हम कैसे कहेंगे कोई चीज सिस्टम है। तो सिस्टम को क्या होता है, सिस्टम को जो इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री होती है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। ये आपका जो रीजन है यानी कि जो क्षेत्र है उसको बताती है। अब देखिए हम जिस चीज पे स्टडी मैंने भी क्या होता है एक बार क्लियर करने के लिए कि हम स्टडी जिस पर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिस्टम। अब देखिए अगर कोई टीचर एक पर्टिकुलर एक बच्चे पर ध्यान देता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इसके लिए हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, अगर जो टीचर है वो पूरी क्लास पर ध्यान दे रहा है, पूरी क्लास की स्टडी कर रहा है कि भाई हर बच्चे के, या जो हम एवरेज निकालते हैं एवरेज हमारे पूरे सब बच्चों के कितने नंबर आए, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जो उसका रीजन है यानी जिस पर उसने स्टडी करी वो क्या हुआ, उसका पूरा क्लास हो गई। अब इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा कॉलेज होता है। कॉलेज के अंदर आपके क्या होता है, कई सारी क्लास होती हैं। तो अगर हम पूरे कॉलेज का देखना चाहें रिजल्ट यानी कि पूरे कॉलेज की जो भी बच्चे हैं उनके बारे में स्टडी करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएंगे। तो हमारा सिस्टम डिपेंड करता है कि हम किस पर स्टडी कर रहे हैं। अब इसी के बाद हम अगर अपना बोर्ड लेना चाहें कि हमारा एक बोर्ड है वो उसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, जो हमारा यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है,
आईसीएसई बोर्ड है, तो वो उस बोर्ड के अंदर कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए हम उसकी स्टडी करेंगे, तो वो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि सिस्टम हमारा डिपेंड करता है किस पर, सिस्टम हमारा डिपेंड करता है कि जिस पर हम फोकस कर रहे हैं उस पर। अब सिस्टम को देखिए अलग करने के लिए क्या बनाया गया, सिस्टम बाउंड्री, यानी कि उस सिस्टम को अलग करने के लिए सिस्टम बाउंड्री बनाई गई है। अब सिस्टम बाउंड्री के आसपास क्या होता है, सराउंडिंग्स। तो अपनी सराउंडिंग से सिस्टम को क्या करते हैं, अलग करती है सिस्टम बाउंड्री। और सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बाहर जो कुछ भी मिल रहा है आपको एक्सटर्नल टू द सिस्टम इस क्या है, सराउंडिंग, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, परिस्थान। सराउंडिंग को बोलते हैं हिंदी में परिस्थान, सिस्टम को बोलते हैं निकाय, और सिस्टम बाउंड्री को बोलते हैं सिस्टम यानी कि निकाय की सीमा। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब इस टोटल को, इन सब और इस पूरे को मिला के हम बोल देते हैं यूनिवर्स, ठीक है ना, यूनिवर्स, इसको पूरे को मिला के हम बोल देते हैं यूनिवर्स। और ये हमारा क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग और सिस्टम बाउंड्री, ये आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। तो देखिए सिस्टम आपका क्या होगा, थर्मोडायनामिक जो सिस्टम होते हैं ये 3 प्रकार के होंगे आपके। थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं खुला निकाय। इसके बाद होता है आपका क्लोज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बंद निकाय। और एक हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं विलगित निकाय। अब देखिए आपने ये जो भाई 3 पार्ट में बांटा या 3 तरीके से इसको डिफाइन किया, तो ये तीनों आपके किस पे आधारित हैं। तो देखिए अभी हमने बात करी थी हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की, तो हम उसी के आधार पर ये बताते हैं कि सिस्टम हमारा किस प्रकार का है। तो देखिए अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमारा ओपन सिस्टम के अंदर हमारा हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं खुला निकाय। यानी कि मान के चलिए मैंने क्या किया कि इस तरीके से कोई पाइप लिया, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कोई फ्लो कर रहे हैं किसी भी तरीके का मैटर, गर्म मैटर या जो भी इसका टेम्परेचर जो भी हुआ, तो उसमें क्या होता है कि हीट भी ट्रांसफर हो रही है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जब हमारे क्या हो, हीट भी ट्रांसफर हो और मास, हीट का मतलब हमारा एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों हो, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी हमारी 2 तरीके की होगी, हीट और वर्क, यानी कि या तो हीट ट्रांसफर हो या वर्क ट्रांसफर हो और मास ट्रांसफर भी हो। तो ऐसा निकाय है जिसमें हमारा ऊष्मा और कार्य दोनों क्या हो, बह सकते हो, यानी कि सिस्टम में जा सकते हो और सिस्टम में से निकल सकते हो, उसको हम बोलेंगे, यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन हो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम, और मास भी हो। सही है, जैसे मैंने बताया एक पाइप है, इसमें से आप क्या कर रहे हैं, कोई पानी है, गर्म पानी है, उसको आप फ्लो कर रहे हैं, तो देखिए पानी का मतलब मास हो गया, तो मास भी आपका फ्लो कर रहा है, साथ में उसकी हीट है वो भी फ्लो कर रही है। क्लोज सिस्टम में हमारा क्या होता है, क्लोज सिस्टम में हमारा एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, लेकिन मास जो है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बंद निकाय, ठीक है ना। अब इस तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में क्या होता है, आपको ना तो एनर्जी जाती है और ना ही आपका मास जाता है, तो एनर्जी और मास दोनों फिक्स होते हैं। इसका आपका जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका जो थर्मोफ्लास्क होता है, वो थर्मोफ्लास्क में आपने क्या करा, कॉफी भर दी गर्म करके, कॉफी भर दी, चाय भर दी, दूध भर दिया, जो भी कुछ आपने भरा, गर्म पानी भर दिया, तो आप कभी देखेंगे उसका टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है। अगर आप 12 घंटे बाद देखते हैं तो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। अब आइडियली नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन होगा एंड ड्रॉप होगा, लेकिन ज्यादातर आपका सेम ही रहता है। तो जो आपका टेम्परेचर सेम रहेगा वो क्या है, यानी कि एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना तो हीट गया ना वर्क गया, तो हम कर ही नहीं रहे उससे, और ना ही हमारी मास ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि उसका पानी ऐसा तो नहीं अपने आप खत्म हो गया, या आपने दूध भरा 1 लीटर और शाम को देखा आपने हो गया आधा लीटर, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ना तो उसका मास जा रहा है, यानी कि उसका द्रव्यमान कम नहीं हो रहा है, और ना ही उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्लोज निकाय में हमारा क्या होता है, मास फ्लो नहीं करता, केवल एनर्जी फ्लो करती है, सही है। और आपका जो ओपन सिस्टम होता है उसमें एनर्जी और मास दोनों फ्लो करती है, यानी एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और मास भी दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाता है।
तो आई होप इसका आपको जो आपका डिफरेंस है पता चला होगा कि भाई ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं बाउंड्री के ऊपर। तो हमारी जो बाउंड्री होती है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड, जिसको हम बोल देते हैं रिजिड। एक होती है हमारी फ्लेक्सिबल, जिसको बोल देते हैं हम मूवेबल बाउंड्री। तो देखिए फिक्स्ड और रिजिड का मतलब क्या है। फिक्स्ड का मतलब एक आपका फिक्स कर दी गई है, रिजिड का मतलब दृढ़, ठीक है ना। फिक्स का मतलब आपका निश्चित और रिजिड का मतलब आपके कठोर। फ्लेक्सिबल आपका लचीली, या मूवेबल मतलब चलायमान, ठीक है ना। फिक्स का मतलब अचल। तो देखिए आपकी जो बाउंड्री हो सकती है वो कैसी हो सकती है, दो टाइप की होगी, या तो फिक्स्ड होगी या मतलब आपकी फिक्स्ड होगी या फ्लेक्सिबल होगी। तो देखिए इसमें अंतर क्या है। देखिए फिक्स के अंदर क्या हो जाता है कि आपकी जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं होगी, यानी जो उसका वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। देखिए हमने क्या लिया, एक बंद डिब्बा लिया, आपके पास जो भी डिब्बे होते हैं उसमें आपने क्या करा, एक गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी इसमें डाल के रख दिया। अब आपने क्या करा कि इसकी जो बाउंड्री है, मान के चलिए आपने इसमें और हीट किया, इसके अंदर मान के चलिए कोई गैस है। अब आपको मालूम है जब आप इसको हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगी, लेकिन गैस एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी जो बाउंड्री है ये रिजिड है। रिजिड का मतलब आपकी बदल नहीं रही है, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये आपकी क्या होगी, रिजिड बाउंड्री होगी, यानी कि उसमें फिक्स रहेगा आपका जो भी मैटर है। और फ्लेक्सिबल बाउंड्री बात करें, मूवेबल बाउंड्री बात करें, तो इसके लिए आपका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आपका होता है पिस्टन इंजन। तो मान लीजिए ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है ना, सिलेंडर ब्लॉक। इसके अंदर आपको देखा होगा पिस्टन होगा आपका इस तरीके से, ये कनेक्टिंग रॉड होगी। अब आप देखेंगे कि जो इसके अंदर जो गैस होती है वो बाहर तो नहीं जा रही है। अगर हम बिना बाल की बात करें, विदाउट बाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें से गैस बाहर तो नहीं जाएगी। लेकिन बाहर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, इसमें बाउंड्री तो है, लेकिन ये क्या होगा, जो पिस्टन का जो आप उसको हीट देंगे तो पिस्टन ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मूवेबल, और ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, फिक्स्ड। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है और मूवेबल बाउंड्री क्या होती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अगर समझ में आई है तो आप लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए कि भाई क्या आपकी प्रॉब्लम आई है, मैं मेरे पढ़ाने में क्या कमी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। इसी के साथ ही देखने के लिए धन्यवाद।